मजहब की आग, दुनिया होगी खाक। इस्लाम में फूट, खत्म जिहादी वजूद। कुरान है सबकी, जंग कैसे भड़की। ईद है मौका, धर्म के नाम पर धोखा। किसका है इस्लाम, जंग है किसकी। वॉर का इस्लामिक कोड। जी हां, प्राइम टाइम डिबेट में आज बात करने जा रहे हैं वॉर का इस्लामिक कोड क्या है। क्या मुसलमानों की दुनिया अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है? क्या सुन्नी और शिया की सदियों पुरानी दरार अब खुले जंग में तब्दील होने जा रही है? एक तरफ ईरान जो शिया ताकत का चेहरा बनकर उभरा है, दूसरी ओर सऊदी अरब जो सुन्नी दुनिया की अगुवाई करने का दावा करता है। यमन में बम बरस रहे हैं, सीरिया में खून बह रहा है, इराक में बारूद बिछी हुई है और हर मोर्चे पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह जंग अब मुसलमानों को आपस में ही बांट देगी? क्या एक उम्मा का सपना अब खत्म हो रहा है? क्या इस्लामिक दुनिया अब कई टुकड़ों में बंटने वाली है, या फिर यह सब सिर्फ सत्ता, तेल और ताकत की लड़ाई है जिसे धर्म का रंग दिया जा रहा है? क्या यह सिर्फ संघर्ष है या मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन? क्या यह जंग मुसलमानों को अंदर से तोड़ देगी? क्या एक उम्मा का ख्वाब अब सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगा, या फिर से टकराव को एक और बड़े संघर्ष की ओर ढकेल रहा है? क्या इस्लाम की दुनिया बिखर रही है, या यह सिर्फ सत्ता की भूख का खूनी खेल है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। I think the war which is going on in West Asia is having catastrophic influence all across the international system. Especially the energy crisis is brewing up, and whether countries like India are prepared for this oil glut, which might take the what do you call the shape of the 1973 Yom Kippur war crisis. Still, the India and these countries we need to be very much agile and full with alacrity as to see as to what is happening. Now, as far as the war between Shias and Sunnis and Muslims is concerned, what is surprising to me as a non-observer of religious affairs is that Islam talks about Ummah, Islam talks about higher and lower jihad, and when we talk about Ummah, we are talking about this particular facet that the entire world is our brotherhood, and it is very much similar to what Vishnu Guru says or the Vishnu Guru dictum talks about, that is Vasudev Kutumbakam. जब से एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चालू हुआ है, दुनिया भर के सोशलिस्ट जो हैं वो कयास लगा रहे हैं कि शायद मुस्लिम राष्ट्र दो गुटों में बट गए हैं। एक तरफ शिया ईरान और उसके समर्थक देश, और दूसरी तरफ सुन्नी देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और उनके समर्थक देश। लेकिन शायद ऐसा है नहीं। फिलहाल इस युद्ध में दुनिया भर के जितने मुस्लिम्स हैं, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी हों, मजबूती से आम जो सुन्नी लोग हैं, मध्यम वर्ग के, लोअर मिडिल क्लास के, आप किसी भी देश में चले जाइए, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब शिया कम्युनिटी के लोग मजबूती से ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। तो आपने देख लिया और सुन लिया कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, लेकिन देश का सवाल भी सुनना जरूरी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, मिडिल ईस्ट की लड़ाई के चलते क्या खाड़ी देशों के रिश्ते अब खराब होने जा रहे हैं? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे डिबेट के दौरान, गल्फ में क्या अब ईरान अलग थलग पड़ जाएगा क्योंकि वो पड़ोसियों पर हमले कर रहा है? सवाल नंबर 4, मिडिल ईस्ट से शुरू हुई इस्लामिक फूट क्या और बड़ी होने वाली है? क्या इसका एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? और सवाल नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर है, पाक अफगानिस्तान जंग से क्या शिया और सुन्नी विवाद और बढ़ेगा? क्या ये खाई और गहरी होने जा रही है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार उस नैरेटिव के बारे में बात होने जा रही है, शिया सुन्नी क्यों लड़ते हैं,
उनके बीच का विवाद क्या है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ गल्फ कैसे हो गया, सऊदी क्यों चाहता है ईरान खत्म हो जाए, और ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद क्यों अपने ही भाइयों पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्यों मार रहा है, लीबिया, सीरिया, यमन, जॉर्डन, इन सब जगहों पर मुसलमान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप लेकर आए हैं, कहां कहां मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत क्रूशियल मैप आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखिए, आधे से ज्यादा जो दुनिया इसकी जद में, शुरू करते ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड से। पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं। ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन, यूएई को मार रहा है, इराक को मार रहा है, ये सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। फर्क क्या है सीरिया और सुन्नी का। ईरान एक शिया मुल्क है, बाकी सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम जो हैं ये सुन्नी मुल्क हैं। सोचिए, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इधर आइए, सीरिया में भी मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। लेबनान में भी सरकार वर्सेस, और जो वहां पर लड़ाके हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लीबिया में कमोबेश यही हालत है, वहां पर भी इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। ये वर्ल्ड मैप देखिए, एक वक्त था कि इस्लाम के नाम पर दुनिया ये सोचती थी कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो हमेशा एक रहता है पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी कौम लड़ाई कर ले। लेकिन इस्लामिक जो गुरु थे वो कहते थे इस्लाम एक है, एक था और एक रहेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुस्लिम राष्ट्र ही आपस में लड़ रहे हैं। शिया और सुन्नी का फर्क इतना बड़ा हो गया है, दोनों ही एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कायदे, कानून और वर्शिप का जो कायदा है वो डिफरेंट हो गया है। आज 1 घंटे में पूरी डिटेल लेकर आए दर्शकों, सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको बारी बारी से। इस पूरे नैरेटिव पर पूरी क्लैरिटी, पूरी एक्सप्लेनर लेकर आए हैं, ताकि आप ये समझ जाओ कि एक मुसलमान राष्ट्र दूसरे मुसलमान राष्ट्र का दुश्मन क्यों बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। दुनिया के जो बड़े संघर्ष हो रहे हैं, दुनिया की बड़ी लड़ाइयां कहां हो रही हैं, उसका ग्राफिक्स, उसका कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं। यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल पर ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। देखिए, दुनिया के बड़े संघर्ष, मुसलमान वर्सेस मुसलमान वॉर 1, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान लड़ रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। वॉर नंबर 2, यमन का गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें हूती ईरान समर्थित वर्सेस सऊदी समर्थित सरकार आपस में लड़ रही है, दोनों मुसलमान हैं। वॉर सिनेरियो नंबर 3 लेकर आए, दुनिया के बड़े संघर्षों की बात मैं कर रहा हूं, जहां मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो रहा है दर्शकों। वॉर नंबर 3, सीरिया का युद्ध, जहां पर सरकार वर्सेस विद्रोही है, सरकार भी मुस्लिम है, विद्रोही भी मुस्लिम है। अगला जो कंटेंट आने वाला वो भी आपको दिखाएंगे। वॉर नंबर 4, वॉर सिनेरियो 4 क्या है, नाइजीरिया में साहेल इलाका और बोको हरम वर्सेस आईएसआईएस हो रहा है। दोनों ही गुटों में मुस्लिम लोग हैं और दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, खत्म करने पर तुले हुए हैं। अगला वॉर जोन जो है वो है सोमालिया का, वॉर नंबर 5 जो चल रहा है, इसमें अल शबाब वर्सेस सरकार है। यहां पर भी मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, दोनों ही जो गुट है, दोनों ही पार्टीज मुस्लिम है। वॉर सिनेरियो नंबर 6 पर आते हैं, सोमालिया का जिक्र कर रहे हैं। अल शबाब वर्सेस सरकार, यहां पर अल शबाब और सरकार में लड़ाई है, चाहे विषय वस्तु कोई भी हो, वजह कोई भी हो, यहां भी मुसलमान को मार रहा है। वॉर नंबर जो सिनेरियो 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, इराक और आईएस, यहां पर गतिविधियों को लेकर लड़ाई है। इराक भी मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक स्टेट के जो लड़ाके हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो भी वहां पर लड़ रहे हैं। यहां भी इस्लाम वर्सेस इस्लाम हो रहा है। वॉर नंबर 8 जो चल रहा है, लीबिया और सूडान का जिक्र करते हैं, यहां पर एक गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, मुस्लिम देशों के अंदर ही लड़ाई चल रही है। मतलब लीबिया और सूडान दोनों ही जगह मुसलमान बहुतायत में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं। ये वॉर सिनेरियो था, दुनिया के बड़े संघर्ष की कहानी मैंने आपको बता दी, इस्लाम वर्सेस इस्लाम जहां पर हो रहा है। अगले कंटेंट पर आते हैं। अब गुटबाजी भी बहुत हो रही है दर्शकों, ये गुटबाजी भी आपके लिए समझना जरूरी है। आज के एक्सप्लेनर में देश का सवाल में इसलिए मैं आज ये विषय लेकर आया हूं, ताकि आप समझिए कि चल क्या रहा है दूसरी दुनिया में। जी हां, अब गुटों में बटे हुए सऊदी गुट की बात कर लेते हैं। ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये शिया और सुन्नी जो गुट बट गए, इसकी वजह क्या थी और इन दोनों गुटों के हिस्से में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, देखिए, देश नंबर 1 यूएई, ये सुन्नी गुट है जो सऊदी के साथ रहने वाला, उसके बारे में बता रहे। देश नंबर 1 यूएई। देश नंबर 2 कतर,
कतर भी सऊदी के गुट का ही हिस्सा है, उसी कार्टेल का हिस्सा है। देश नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, इजिप्ट, जिसे हम मिस्र कहते हैं। यह भी एक सुन्नी देश है और यह सऊदी के गुट वाला है, सऊदी को सपोर्ट करता है। चौथा देश जो सुन्नी गुट का हिस्सा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं दर्शकों, यह है देश नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। वो भी सऊदी को सपोर्ट करता है, इसका नाम है तुर्की यानी तुर्किये। अगला देश जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, 5वां नंबर का जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी एक सुन्नी मुल्क है और वहां पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी की दोनों की आबादी है, लेकिन यह भी सऊदी के गुट में है, यह सऊदी को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, पूरा कंटेंट समझिए दर्शकों और किस तरह से अब यह डिटेलिंग मैं करने जा रहा हूं। सबसे बड़ा खेल कहां पे हो रहा है? मुस्लिम दुनिया 3 हिस्सों में बटी है, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी। आज कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जो मुसलमान राष्ट्र हैं या जो मुस्लिम जो इस्लाम है, उनकी दुनिया 3 खित्तों में 3 पार्ट्स में बट गई है। वो ग्राफिक्स में आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और यह जानकारी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी है। ये ग्राफिक समझिएगा। फैक्ट नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं कैसे 3 हिस्सों में दुनिया बटी हुई है। ये देखिए, फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ईरान एक शिया पावर है। ये किस तरह से बट गया है? देखिए, दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला जो हिस्सा है, फैक्ट बता रहा हूं, ईरान, ये शिया पावर है, जहां पर शिया जो मुसलमान हैं उनका यहां पर मोनोपोली है, उनकी यहां बहुतायत है। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, सऊदी सुन्नी पावर का एक केंद्र है। दूसरा जो पावर सेंटर है वो सऊदी अरब का है, जहां पर सुन्नी बहुल इलाका है, सुन्नी मुसलमान वहां पर रहते हैं। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सबसे बड़ा खेल मैं आपको समझा रहा हूं, मुस्लिम दुनिया 3 हिस्सों में बटी है। तीसरा हिस्सा किसका है? तुर्की का। कभी ये ईरान के साथ होता है, कभी सऊदी के साथ होता है। इंडिपेंडेंट प्लेयर है, जहां दिखा फायदा मैं वहीं का खो लिया। बिन पेंदी का लोटा जिसे हम कहते हैं, हिंदी का मुहावरा है, फ्रेज। तुर्की बिल्कुल वैसा ही है, जहां फायदा मिलता है वहां ये राष्ट्र पहुंच जाता है। तो 3 खित्तों में दुनिया बट गई है इस्लाम की। पहला ईरान के साथ, दूसरा सऊदी अरब के साथ सुन्नी बहुल इलाका, उसके बाद ईरान शिया बहुल इलाका, और तुर्की जो एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है, फ्री प्लेयर है, जहां पे मन आता है वहां पर बैठ जाता है, जहां फायदा दिखता है वहां पर घुस जाता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब आपने समझ लिया कि इस्लाम वर्सेस इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सुन्नी वर्सेस शिया का फर्क क्या है, आज मैं दोनों का फर्क आपको ग्राफिक के जरिए समझाऊंगा। बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए। लिटरेचर बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये क्लैरिटी किसी ने आपको अब तक नहीं दी होगी। देखिए, मुद्दा शुरुआत कब हुई? सुन्नी और शिया दोनों के बारे में बता रहा हूं। अबू बकर को ये नेता मानते हैं, जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं, जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। शिया मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के जो परिवार के लोग हैं वो होने चाहिए नेता। आबादी करीब 85 से 90% आबादी सुन्नियों की पूरी दुनिया में है, वहीं शिया आबादी महज 15% है। 10 से 15% ईरान में जो कुछ हुआ उसके बाद इसकी संख्या और कम हो गई है। मुद्दा जो इनका नेतृत्व का तरीका है सुन्नी का, कि चुनाव कराइए, सबकी सहमति से नेता चुनिए। शिया कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जो परिवार के लोग हैं, जो उनके वारिस हैं, जो उनके खून है, उन्हीं को ही राजा बनाना चाहिए। धार्मिक प्रैक्टिस कैसी है सुन्नी की? थोड़ी लिबरल है, थोड़ी सरल है, लेकिन शियाज अलग रिवाज फॉलो करते हैं, जैसे अशूरा का एक रिवाज है। ये दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन दोनों के धर्म कर्म के तरीके और सलीके अलग हैं। मुख्य देश कौन से सुन्नी वाले? सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान। जबकि शिया की बात करें तो ईरान और इराक है। इराक में बहुत कम मात्रा में शिया है, ईरान में बहुतायत में शिया पाए जाते हैं, शिया बहुल देश है। उसके बाद ये तो आपने देख लिया कि सुन्नी और शिया में फर्क क्या है, दोनों के पूजा पाठ के तरीके, कौन किसको मानता है, किस तरह से धर्म को प्रैक्टिस करता है। एक का कहना है कि भाई आप लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुनिए, दूसरा कहता है नहीं भाई, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो परिवार है, जो उनके वंशज, जो नवासे हैं, जो नाती पोती हैं, उन्हीं के हिस्से में ही आना चाहिए। कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? आप ये भी सोच रहे होंगे दर्शकों कि हम शिया और सुन्नी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ताकतवर कौन है? ज्यादा आबादी देखिए, शिया की आबादी जो मुख्य गढ़ वो ईरान है, ज्यादा आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है? ईरान में है। कौन ज्यादा ताकतवर? शिया कम संख्या है लेकिन मजबूत केंद्र है। ज्यादा देश कौन है? मजबूत सेना इनके पास है। मैं बात कर रहा हूं शिया की, शिया बहुल इलाकों की बात कर रहा हूं। सुन्नी की बात करूं, इनके पास देश ज्यादा है। शिया अकेला राष्ट्र है, लेकिन इनके पास नंबर्स ऑफ कंट्रीज ज्यादा है। इनकी ताकत क्या है? तेल, गैस, पैसा, वॉर वेपन्स। इनकी ताकत क्या है? मिसाइल। ईरान के पास मिसाइल ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि जो सुन्नी फॉलोअर्स हैं उनके पास देश ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उनके पास एसेट्स ज्यादा हैं। कौन ज्यादा ताकतवर है? सुन्नी बड़ी तादाद पर ज्यादा देश। तुर्की, इसकी मिलिट्री बहुत ताकतवर है
और ये नाटो का मेंबर भी है। गल्फ में नेटवर्क है हिजबुल्ला और हुती प्रॉक्सीज के जरिए। ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए वॉर कर रहा है। इनके पास अपनी कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इनके पास है, लेकिन ये पूरी दुनिया में अपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग करते हैं, उन्हें फंड करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। ज्यादा आबादी है सुन्नी बहुल देश की, कम आबादी है शिया बहुल देश की। तो आपने देख लिया कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये कंपैरिजन इतना क्लैरिटी के साथ लेकर आए दर्शकों आपके लिए कि आप समझ सके। आगे बढ़ते हैं कंटेंट में। आपने समझ लिया ताकतवर कौन है, आपने समझ लिया कि शिया मुल्क कितने हैं, सुन्नी मुल्क की हैं। शिया और सुन्नी लड़ते क्यों हैं आपस में, यह भी तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भाई ये लड़ाई क्यों चल रही है? ताकत दिखाने की बात है, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ रहे हैं, एसेट के लिए लड़ रहे हैं, क्रूड के लिए लड़ रहे हैं, किस बात की लड़ाई है यह भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि शिया और सुन्नी लड़ क्यों रहे हैं। थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा आपको, थोड़ा पीछे चलिए मेरे साथ और वहां पर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जी हां, शिया और सुन्नी की लड़ाई 1400 साल पुरानी है, बहुत पुरानी लड़ाई है। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फैक्ट नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों कि आखिर ये दोनों लड़ते क्यों हैं। दोनों ही इस्लाम को फॉलो करते हैं, दोनों मुसलमान हैं। फैक्ट नंबर 2, टकराव की वजह धर्म, राजनीति, सत्ता और प्रभाव है। समझिएगा, लड़ाई सिर्फ धार्मिक नहीं है, सत्ता और प्रभाव की भी लड़ाई है दर्शकों, जिसकी वजह से ईरान पूरे गल्फ कंट्रीज से लड़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, पैगंबर मोहम्मद की मौत 632 ईस्वी में हुई थी। जो इनके पहले प्रॉफिट थे वो 632 ईस्वी में उनकी मौत हुई। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पैगंबर साहब की मौत के बाद विवाद शुरू हो गया। शिया सुन्नी के विवाद तभी शुरू हुआ था जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हुई। उसके बाद फैक्ट नंबर 4, पैगंबर की मौत के बाद विवाद शुरू हुआ और उसके बाद से ही शिया और सुन्नी जो मत के लोग थे अलग होने लगे। सुन्नी मानते हैं कि खलीफा लोगों की सहमति से चुना जाना चाहिए, खलीफा यानी नेता, लीडर। फैक्ट नंबर 6 क्या है जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है? सुन्नी क्या मानते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब शियास का क्या सोचना था? सुन्नियों ने अबू बकर को अपना पहला खलीफा माना। अबू बकर साहब को उन्होंने, सुन्नियों ने पहला खलीफा माना, पहला लीडर माना, पहला उन्हें सबसे बड़ी पदवी उन्होंने दी। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। शिया मानते हैं कि नेता पैगंबर के परिवार से ही होना चाहिए, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनकी फैमिली का ही कोई ना कोई हो जिसे नेता चुना जाना चाहिए, जिसे आप खलीफा मान सकते हैं। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। शिया अली यानी पैगंबर के दामाद को उत्तराधिकारी मानते हैं। जो अली साहब थे शिया, उनको अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। फैक्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। यहीं से सुन्नी वर्सेस शिया का अलगाव शुरू हो गया। लड़ाई यहीं से शुरू हुई कि नेता कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, किसके हाथ में बागडोर होनी चाहिए इस्लाम की। फैक्ट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। करबला की घटना 680 ईस्वी में हुई थी। यह मोटा मोटा डेटा मैं निकाल रहा हूं, 1 साल 2 साल पीछे जरूर हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 10 क्या है? करबला की घटना 680 ईस्वी में हुई थी। ये फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता रहा हूं। फैक्ट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। करबला की लड़ाई में हुसैन साहब यानी अली के जो बेटे थे उन्हें मार दिया गया। करबला की लड़ाई में अली मारे गए जो हुसैन साहब के बेटे थे। उसके बाद से ये लड़ाई और मुखर हो गई। शिया इसे बहुत बड़ा अन्याय मानते हैं। उनके हिसाब से ये चीज गलत हुई, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। दर्शकों, डिटेल कंटेंट एक्सप्लेनर हो चुके, अब पैनल के पास चलते हैं। पैनल के जरिए जो वक्त हमारे पास बचा हुआ है उस वक्त में हम इस पूरे नैरेटिव को और आसान भाषा में समझने, बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, स्वागत कीजिए मेजर जनरल संजय सोई साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स आर्मी पर्सनल। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे आप शो में आए। इसके अलावा डॉक्टर अंशु जोशी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फिरोज बख्श साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी डिबेट में हमारे साथ रहे हैं और बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमसे और दर्शकों से साझा की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मिडिल ईस्ट मामलों के आप जानकार हैं। सबसे पहले फिरोज भाई मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि इस्लाम से जुड़ा मसला है। स्ट्रेटेजिक और विदेशी मामलों में हम बाद में बात करेंगे। जब हम सिर्फ ये जानते थे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हमें पता था कि हमारे सिर्फ हम जो इस्लाम को जानते थे, हमारे मुसलमान भाइयों को हम जानते थे और हमें यह फर्क नहीं था कि कौन शिया है कौन सुन्नी है। हम सबके यहाँ सेवैयाँ खाते थे, बकरीद सबके यहाँ होती थी, वो हमारे दिवाली, दशहरे, होलियों पे आया करते थे, हम मौज मस्ती किया करते थे। हमने कभी फर्क नहीं समझा शिया और सुन्नी में क्या होता है। लेकिन जब से ये मिडिल ईस्ट वाला नैरेटिव आया फिरोज भाई, उसके बाद बच्चा बच्चा समझने लगा है कि ईरान एक शिया मुल्क है, रेस्ट ऑफ द गल्फ इज अ सुन्नी मुल्क। और ये लड़ाई इतनी भयंकर हो गई है कि लोग क्वेश्चन करने लगे हैं भाई कि जब एक ही धर्म को मानने वाले हैं, एक ही तरह के प्रैक्टिसेस हैं, उसके बावजूद इतना खूनी खेल, एक दूसरे को मारने काटने के लिए जुटे हुए हैं। ईरान
पकड़ पकड़ के सबको मार रहा है। कतर हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, अबू धाबी हो, जहां मौका मिल रहा वहां ड्रोन चल रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि मुसलमान एकदम बढ़ जाएगा कुछ वक्त में, और जो जिस इस कौम की सबसे बड़ी ताकत थी, इसकी एकता, वही खत्म होती दिख रही है। जी अमित भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने पूरा सिस्टम समझाया बहुत है, शुक्रिया, बहुत शिया शुक्रिया। और सुन्नी कब डिवाइड हुआ, क्या हुआ, ये बहुत अच्छी तरह से आपने रिसर्च करके सबको, अपने थैंक यू, सामाइन को, देखने वालों को समझा दिया। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ये बहुत अच्छी आपकी बात है। अच्छा, अब मैं आऊंगा आपके सवाल के जवाब पे। आपने बहुत अच्छी बात एक कही, स्टेटमेंट, और मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जब सभी इस्लाम को मानने वाले हैं, सभी का कुरान एक है, सभी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपको सील ऑफ द प्रॉफिट मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, फिर ये काहे का फसाद काहे का है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, मैं मिसाल के तौर पे मैं एक सुन्नी हूँ, मैं इसको नहीं मानता। मैं आजकल जो हमारे शिया भाई हैं ईरान में, जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अमेरिका और इसराइल के जो हमला उन्होंने उनके ऊपर थोप दिया उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और मैंने शुरू से ही, कभी भी अपने स्टूडेंट डेज से, अब जहाँ मैं पढ़ता था, कभी भी मैंने शिया सुन्नी में कभी फर्क नहीं किया। राइट। क्यों? अल्लाह ने सबको, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हिंदू मुसलमान, हम तो ये सोचते हैं कि ऊपर वाले ने, रचयिता ने, प्रॉफिट मोहम्मद का एक ही उनके, मतलब उनके प्रॉफिट हैं, उनके जो वो हैं, यानी क्या बोलते हैं आपको, सबसे बड़े जो नामलेवा हैं इस्लाम के, हम सब एक हैं। लेकिन बीच में ये जो पॉलिटिक्स है, डर्टी एंड फिल्थी पॉलिटिक्स, इसने सबको बांट दिया। अब ये जो आपस में बटे हुए हैं, मैं आता हूँ ईरान। ईरान जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये जो जब द सो कॉल्ड सुन्नी नेशंस हैं, ये गुलाम बन गए हैं अमेरिका के, इसराइल के। अपने आप तो ये कोई काम करते नहीं। देयर आर हार्डली एनी यूनिवर्सिटीज इन दीज कंट्रीज। ठीक है, इनके पास कोई, ये टॉयलेट में अगर पानी का जो शावर होता है, उससे लेकर के कोई टैंक या कोई भी चीज है, सारी अमेरिका से लेते हैं, सब नेटो कंट्रीज से लेते हैं। ईरान ने मेहनत करके, अब यहाँ शिया सुन्नी कुछ नहीं है, मेहनती लोग हैं। एक पुरानी उनकी एक सिविलाइजेशन है, अपना 5-6 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, मेहनती लोग हैं और अपने करते हैं। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने कई जगह 5-6, मतलब ऐसे जंगे अब दिखा दी जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, ईरान और ये सुन्नी कंट्रीज के अंदर है, ये फिर, और उधर आपका यूएई और सूडान वगैरह सब चल रहा है। पूरा जो मुस्लिम जगत है वो जल रहा है इस वक्त, आपके ऊपर है। ठीक है ना? तो ये जो है, ये, अच्छा, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बताएं फिरोज भाई, मेरे बताएं। हाँ, तो ये बहुत गलत हो रहा है। और मेरे ख्याल से ईरान जो काम कर रहा है, जो बेसिस पे अटैक कर रहा है अमेरिका की, बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ने इनको लूटा पाटा है। इनको पता नहीं अमेरिका इनका तेल चूस रहा है। अमेरिका इनकी जो भी इनकी मौदनियात हैं, जो भी इनकी वहाँ चीजें हैं, इनको बेवकूफ बना रहा है। यानी 30-40 बेसिस वहां बना ली अमेरिका ने इन कंट्रीज के अंदर। तो ये तो उसके द्वारा बेवकूफ बनाए जाते रहे। और अमेरिका ने और क्या किया है? अमेरिका ने गलत काम और क्या किया है? शियाओं में और सुन्नियों में एक तरह की दरार डाल दी है। ये इन सुन्नी कंट्रीज से, खासतौर से सऊदी अरब से कहता है, और जितने भी यूएई हैं, कतर हैं, और आपका इजिप्ट है, इन सब कंट्रीज से अमेरिका ये कहता है कि ये शिया है, ये ईरान, ये तुमको खा जाएगा, तुमको खत्म कर देगा, लिहाजा हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। क्या प्रोटेक्शन दे रहा है? आपने देख ही लिया, 20 दिन हुए लड़ाई को, पहले भी 12 दिन की लड़ाई हुई। ये प्रोटेक्शन सिर्फ इसराइल को देता है। इसराइल को इसने पाला पोसा है, और एट द कॉस्ट ऑफ दीज ब्लडी सुन्नी कंट्रीज, जिनको आम मुसलमान अब मुनाफिकीन कहने लगे। मुनाफिकीन का मतलब ये दिल में एक बात और मतलब और दिखावा कुछ और। इनकी जो जनता है वो भी इनके खिलाफ हो गई है। आज पूरा जो मुस्लिम जगत है वो शिया सुन्नी को छोड़ के ईरान के साथ खड़ा हुआ है कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं ईरान के ऊपर। वहां बच्चियों को मार दिया, 165 बच्चियों के स्कूल पे गोलाबारी कर दी। फिर यह है कि उनके जो मजहबी पेशवा थे, उनको सभी, उनको उनको शिया जी, सुन्नी हिंदू सिख क्रिश्चियन सभी, और इवन जी। ज्यूज उनको मानते थे। 86-90 साल का एक बुजुर्ग है जो अल्लाह अल्लाह करने वाला है,
तो ये बहुत गलत हो रहा है। और ईरान, मेरे ख्याल से ईरान इज ऑन द राइट टारगेट। ईरान चाहे खत्म हो या रहे, लेकिन ईरान का जो एक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। जी ऑल अमित राइट, भाई। ऑल राइट, ऑल राइट, फिरोज भाई प्लीज स्टे विथ मी। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद अंशु जी मैं आपके पास आऊँगा। जनरल साहब अभी अभी जो सारा लिटरेचर जो मैं पढ़ रहा था पिछले 2 दिनों से, पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है, और वो डिटेल मैंने बताने की, समझाने की कोशिश की है सरल भाषा में अपने दर्शकों को, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट काउंट कर लीजिए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला जो इलाका है वो पूरा देख लीजिए, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कोई कैटलिस्ट तो ज़रूर है बीच में। संजय सर, कोई कैटलिस्ट तो ज़रूर है, लेकिन कैटलिस्ट के अलावा मुझे लगता है इतनी समझ तो होनी चाहिए मुल्कों के अंदर के भी आप लड़ रहे हैं, और रमज़ान का महीना पूरा लड़ाई झगड़े में बीत गया। अफगानिस्तान में पूरा रमज़ान बर्बाद कर दिया, पूरी ईद बर्बाद कर दी, मिडिल ईस्ट की पूरी ईद और रमज़ान बर्बाद हो गई। खुशी का मौका था, लोग एक दूसरे के साथ शरीक होते थे, और एक अच्छा वक्त था ये रमज़ान। हम हिंदुओं के लिए भी, हम लोग भी बहुत प्रेस करते थे इस चीज़ को। हम लोग छोटे शहरों के हैं सर, तो हमारे यहाँ ईद और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मनाई जाती हैं। लेकिन ये पूरा सिनेरियो पिछले 1.5 महीने से जनरल साहब इतना ख़राब हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि मुसलमान का दुश्मन मर गया। स्ट्रैटेजिक लिहाज से आप बताइए, मिडिल ईस्ट की दुर्दशा जो हो रही है अभी, और कितनी दुर्दशा आप होती देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की सर? बिल्कुल अमित जी, सबसे पहले तो मैं सऊदी में तो ईद आज है, तो ईद की वहाँ के लोगों के लिए मुबारकबाद, और बाकियों के लिए एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हैप्पी और टू यू दूसरी सर। बात जो आप सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि जो इनका मुकद्दस महीना था रमजान का, इस महीने में देखिए किस प्रकार से एक तरह से खराब हो गया महीना। तकरीबन पूरे मध्य पूर्व का इलाका देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान देखें, इसके पीछे देखिए कारण क्या है। देखिए मेरे हिसाब से धर्म एक मेन कारण नहीं है। मुख्य कारण है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपनी गद्दी, लालच या ताकत का मुजाहरा करना, और कहीं ना कहीं एक बड़ी पावर्स का गेम होना। एक तरफ से अमेरिका, जैसे कि फिरोज साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका ने किस प्रकार से मध्य पूर्व के जो बाकी देश हैं उनके अंदर पूरी बेसिस बनाई हुई है। आज उनको अपनी सिक्योरिटी के पास, उनके पास अपनी सेना नहीं है ज्यादा कुछ, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखिए सऊदी अरेबिया के साथ पिछले साल उन्होंने 142 बिलियन डॉलर की डील की, कतार के साथ 36 बिलियन डॉलर की डील की। पूरे अमेरिका और डिफेंस का सामान, फाइटर एयरक्राफ्ट, सब कुछ तो अमेरिका के है वहां पर उनके पास। तो वहां पे अमेरिका अपना सामान बेच रहा, और एक ईरान का खौफ बनाया हुआ है। और आज ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको उन्होंने पहले से एक डर बना के कि यहाँ पर आपके सामान भेजे, और बीच बीच में कभी सऊदी और कतर का डर, आपस में इनकी जंग का बातचीत करते थे, कभी सऊदी और यूएई की जंग हो रही थी, बीच में यमन के लिए थोड़ा इनके बीच में छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। तो देखा जाए तो इस समय में मेरे हिसाब से ज्यादा आजकल दुनिया में जहां भी जंग होती है वो इकोनॉमी या ताकत या वर्चस्व, इस बात की जंग होती है। धर्म या मजहब का इससे कहीं लेना देना नहीं होता है। धर्म या मजहब तो एक तरह से आड़ बन जाती है। आज चाहे पाकिस्तान में कौन किसके ऊपर फायर कर रहा है, वो तो सुन्नी सुन्नी से लड़ रहे हैं, वहां पे कौन सा शिया और सुन्नी हो रहा है। और चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान हो। तो ये जंग में आज जो दूसरी तरफ ईरान के साथ रशिया और चाइना है, तो जंग वहां पर हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आज जो इसका लड़ाई जो हो रही है, जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर के ऊपर बर्बाद किया जा रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर महंगाई आ रही है, इन इलाकों की इनकम का सोर्स भी तेल ही है। अगर वो तेल का सोर्स ही बंद हो जाता है, जिस प्रकार से अभी कतार में जो एलएनजी प्लांट पे हमला किया गया, उसको 3 से 5 साल लगेंगे बनने में, इतना जल्दी नहीं बनेगा। यानी कि तब तक कतार जो दुनिया में मेजर सप्लायर है गैस का, वो गैस की सप्लाई में काफी दिक्कत आती रहेंगी, और इनकी अपनी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। पहले तो बनाने में लगेगा, इनकी सप्लाई भी कम होगी, डबल चोट पहुंचेगी। तीसरी बात, इनके ऊपर जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान है, जो इनका डिफेंस का सामान खत्म हो गया, जो एयर डिफेंस को दोबारा इनको भरपाई करनी पड़ेगी। एक एक मिसाइल 36 करोड़ 40 करोड़ की मिसाइल आती है, उन मिसाइल को दोबारा इनको भरना पड़ेगा। पैसे सारे फिर अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री के पास जाएंगे, और किसके पास जाएंगे पैसे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है अमित जी। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी सर, पॉइंट टेकन। अंशु मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे जहन में 2 सवाल आपके लिए हैं। पहला तो ये मैम कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, इसका वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिस्टम पर आप असर क्या देख रहे हैं? एकदम इम्पैक्ट, प्रिसाइज इम्पैक्ट बताइएगा मैम। दूसरा ये कि ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अपने पड़ोसियों पर दागे हैं ड्रोन्स और रॉकेट और मिसाइल,
ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये जंग जब खत्म होगी, चाहे जब भी इस खित्ते में जंग खत्म हो, जंग खत्म होने के बाद मुझे लगता है मैम ईरान को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। आपने इतना इतना कोलेटरल डैमेज किया अपने पड़ोसी देशों का। ये दो सवाल है मैम, दोनों के जवाब चाहिए। अंशुमन। अमित, आप हमेशा इतने पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। और मेजर जनरल सोई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, फिरोज भाई की बात से भी सहमत हूँ। शिया और सुन्नी का जो ये पूरा एक मामला है, जो हम इतिहास में झांक करके देखते हैं, उसे थोड़ा अलहदा जाकर के इस पूरे मैटर को समझने की जरूरत है। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। तो हम ये समझे कि 1975 से 69 तक जब ईरान में शाह पहलवी डायनेस्टी थी, तब अमेरिका के साथ ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते थे। ईरान तो भाई शुरू से एक शिया देश रहा है, और यहाँ की जो रूट्स हैं ये भारत के उत्तर प्रदेश से गई। हम ये भी समझ लें, भारत में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन रहती है, सुन्नी पॉपुलेशन तो है ही। तो तब बड़े अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 69 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, तो इसके बाद ऐसा क्या बदला? इसके बाद बदला ये कि इस थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम ने अमेरिका को नकार दिया। तो पहले की तरह जो पहलवी डायनेस्टी के साथ जिस तरह के संबंध अमेरिका के थे वो नहीं रहे। और इसके अलावा जिस तरह से उस समय गोल्ड के कंपैरिजन में नोट छापने की एक नीति थी, डॉलर छापने की और सर्कुलेट करने की, उसको चेंज किया गया अमेरिका में। तो इसके चलते अमेरिका ने तमाम जो ये सुन्नी देश थे इनको दो तरह से टारगेट किया। पहला तो ये पेट्रो डॉलर का खेल खेला कि आप जितना भी तेल और गैस बेचें उसे यूएसडी में आप बेचिए, और इसके बदले में मैं आपको सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इन देशों के पास अपनी मिलिट्री या इस तरह के इक्विपमेंट ऐसे नहीं थे। और इसके लिए दूसरा बिंदु, अमेरिका ने डर दिखाना शुरू किया ईरान का कि भाई ये एक शिया देश है, आप लोगों के साथ विवाद है। और वाकई में ईरान के इन तमाम देशों के साथ शुरू से संबंध बहुत अच्छे रहे नहीं। तो जैसे ही रिजीम चेंज हुआ ईरान का, वैसे ही अमेरिका के स्वर बदले। और यहां से हमने इस पूरे क्षेत्र में राजनीति को, तेल और गैस के खेल को, पेट्रो डॉलर के खेल को यहाँ पर हमने एक अलग तरीके से देखा। और इसके एवज में यूएस को तो बहुत अपर हैंड मिला, क्योंकि इन तमाम देशों में जाके उसने अपनी बेसेस एस्टेब्लिश कर दी। अब ईरान पे आती हूँ, तो ईरान ने आज की तारीख में जो रिटेलिएशन का तरीका चुना, उसका कहना यह है कि हम अपने आसपास के देशों के यूएस बेसिस पे हमला कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। दुबई के एयरपोर्ट पे कौन सा यूएस बेस था, आप ये बताइए। साइप्रस में कौन सा यूएस बेस था? अजरबैजान में कौन सा यूएस बेस था? बहरीन के सिविलियन एरियाज पे अटैक किया ईरान ने। और मजेदार बात यह कि अगर आपको यूएस बेसिस पे या यूएस अलाइज पे अटैक करना है, तो ईरान ने आज तक पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिश्ते किस प्रकार के हैं ये बहुत अच्छे से ईरान जानता है। तो पहली बात तो ये कि पड़ोसियों पर जिस तरह से ईरान ने लगातार हमले किए हैं, उसके पीछे अब जो ये तेल और गैस की नब्ज है ना, ये जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी नब्ज दबाना, क्योंकि वो यूएस के साथ ही हैं। और बाकी के जो दुनिया में जो देश हैं, जो लेने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी नब्ज को कंट्रोल करना। यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात आ जाती है। तो ईरान जो है, जब हम एक ऑल आउट वॉर पे देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली उसने ये डिसीजन लिया, क्योंकि अगर यूएस के अलाइज पर हमला करना होता तो फिर पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? और पाकिस्तान भी एक सुन्नी नेशन है। अच्छा, शिया सुन्नी की बात होती तो फिर हमास को क्यों सपोर्ट कर रहा होता ईरान? हमास तो सुन्नी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आपने जो दोनों प्रश्न पूछे वो बहुत पर्टिनेंट है। तो पहला तो ये कि जियोपॉलिटिकली यदि यहाँ पर रिजीम चेंज कर पाने में अमेरिका सफल रहता है, तो अज्यूम करके देखिए अमित कि आसपास के देशों के साथ जो रिश्ते अभी तक ईरान के खराब थे वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के देश तो वैसे ही यूएस अलाइज हैं, यूएस की बेसिस है वहां पर। अच्छा, जिस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को बर्बाद किया अपने आसपास के पड़ोसी देशों में ईरान ने, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक आप इरिटेशन देखें इन देशों में इंडिविजुअली भी है। ये सब मिलके भी अटैक कर सकते हैं ईरान पर, हालांकि कर नहीं रहे हैं। तो ईरान अलग थलग तो पहले से ही पड़ा हुआ था। ये जो उसने एक फेटल मिस्टेक की है कि बजाय एक इस्लामिक वैल्यूज पे इन देशों का सपोर्ट मांगने के, उसने डे वन ये मिस्टेक की। उसने जो ये रिटेलिएशन का तरीका निकाला, आप इजराइल पे अटैक करते, आप अमेरिका पे किसी तरह से अटैक करते, लेकिन अपने आसपास के अपने ये तमाम जो सुन्नी देश थे इन पर अटैक करके ईरान ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुन लिया। और इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो आप देखो यूरोप तक लेकर के चला गया लड़ाई को। अब अजरबैजान ईरान का बहुत अच्छा अलाई रहा है, लेकिन उसने इजराइल से अपने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं। दैट वाज द रीजन व्हाई ईरान अटैक्ड अजरबैजान। ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकली इस क्षेत्र की राजनीति बदलेगी, ईरान के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बदलेंगे,
ईरान के भारत के साथ भी हमने जो कुछ एक इरिटेंट्स देखे, क्योंकि खामेनेई जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिया करते थे अब वो तो रहे नहीं। तो यदि ये रिजीम चेंज होता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका सिर्फ हार्डलाइनर्स पर अटैक कर रहे हैं। आप देखो सुलेमानी कौन था, आप देखो जिस तरह से पूरा IRGC पे लगातार उसके कमांडर्स पे अटैक कर रहा है अमेरिका, उनको एलिमिनेट करवा रहा है। तो मुझे रिजीम तो चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे में इस क्षेत्र की राजनीति, इस क्षेत्र के इंटरेस्ट्स, और फिर हम जाएं स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ, तो वहां अभी जो रशिया और चाइना को अपर हैंड मिला हुआ है बिकॉज ऑफ देयर जी। गुड रिलेशंस विद ईरान, वो भी हमें बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीजें बदलेंगी, क्योंकि ईरान की एक बहुत महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ईरान निश्चित तौर पर अलग थलग अभी दिखाई पड़ता है अमित, लेकिन यहाँ की जब तस्वीर बदलेगी, यहां पर यदि इजराइल और अमेरिका के समर्थन से सरकार बनती है या ईरान का कोई डिवीजन होता है, तो फिर निश्चित तौर पर ईरान के लिए, ईरान की जनता के लिए चीजें डेमोक्रेटाइज होंगी। ये जी। अगर इस्लामिक रिजीम का अंत होता है, शरिया रिजीम का पूरी तरह से अंत होके एक पूरा प्रजातंत्र ईरान में आ जाता है, तो फिर यहाँ पर इसकी अपनी आंतरिक स्थितियां भी हम बदलते हुए देखेंगे। ठीक है, वेल सेड मैम, पॉइंट टेकन। फिरोज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपसे भी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो फिरोज भाई ये कि क्या अब भी वक्त है कि ये जो मारपीट, ये खून खराबा चल रहा है मिडिल ईस्ट में, मैं लीबिया से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान तक की, ये कैसे, क्या कोई बीच बचाव या कोई ऐसा कोई एक नेता, कोई लीडर, कोई अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ें रुक जाएं? दूसरा, अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है जैसा कि अंशु मैम बता रही हैं, तो कम से कम आवाम का तो भला होगा ही होगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, खामनेई साहब नहीं मानते अमेरिका को, नहीं मानते बाकी मुल्कों के तरीके के तौर तरीके को, उनके बेटे मुस्तफा साहब वो भी नहीं मानते। कम से कम मुझे लगता है आवाम का तो भला हो जाएगा। मैं पूरी मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, शांति हो जाएगी, रेजिम हो जाए चेंज, अमेरिका परस्त सरकार आ जाए, ठीक है सब कुछ, लेकिन आवाम सुकून से तो रह पाएगी, 2 वक्त तक खाना टाइम से मिलेगा, थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि आवाम पिसती है, नेताओं की जिद में मारा जाता है आम इंसान। फिरोज भाई। जी जी। नहीं, आपका ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक बेहतरीन सवाल है अमित साहब। आपने 2 सवाल किए कि क्या ये जो सब झगड़ा फसाद चल रहा है, शिया सुन्नी से ऊपर उठ के अगर हम बात करते हैं, क्या ये जंग रुक सकती है? इस जंग को जो मेरी समझ में आ रहा है, कोई एक देश और कोई एक नेता रुकवा सकता है, तो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो आज ग्लोबल लीडर हैं, और हमारा मुल्क है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है, मतलब सबके साथ रहता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का जो नारा है, सही मानों में यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और मोदी जी को आगे बढ़ जाना चाहिए, उनको ट्रम्प से भी बात करनी चाहिए, नेतन्याहू से भी बात करनी चाहिए, उनको ईरान में भी जो भी हैं वहां पे इस वक्त जिम्मेदारान, उनके जो सुप्रीम लीडर थे वो तो चले गए, उनसे बात करनी चाहिए, इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, और आगे और भी ज्यादा त्रस्त होगी। तो ये काम हमारे वजीर आजम अगर चाहे तो कर सकते हैं। और ये जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी हमें जो है वो, ये मोदी जी ले सकते हैं। कोशिश की थी युद्ध को रुकवाने की, वो नहीं हो पाया, लेकिन अब ये लीडर है और अपना उनका। और एक बात और कह दूं, मोदी जी बड़े मजबूत लीडर हैं, सुनिए मेरी बात पूरी ध्यान से। और ये ट्रम्प जो है ना, पुरानी दिल्ली में लोग कहते हैं कि मोदी ट्रम्प का बाप है, नेतन्याहू का दादा है। थोड़ी सी बिगड़ी हुई जबान है, लेकिन ये लोग कहते हैं। जब मोदी जी का इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी पोजीशन है, तो मैं समझता हूँ ही शुड गो हेड, इनसे प्यार मोहब्बत से बात करके इस लड़ाई को रुकवा दें। इसमें सबका नुकसान है, इसमें ट्रम्प का भी नुकसान है, इसमें नेतन्याहू का भी नुकसान है। हो सकता है दोनों की सरकारें ना बचें। और ईरान का तो आप देख रहे हैं। दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ईरान को मैं उस वक्त से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब रजा शाह पहलवी वहां के बादशाह थे, ठीक है। उस टाइम वो एक सेकुलर मुल्क था, वो एक इस्लामिक ममलिकत जमहूरिया नहीं था, ठीक है। वहां जैसे भारत है उसी तरह से वो भी एक सेकुलर कंट्री था। और वहां पे मुझे पता नहीं कितनी खुशहाली थी या नहीं थी, लेकिन वो जब कट्टर हो गए रजा शाह पहलवी, और उनसे वो क्या था, वो कट्टर इस तरह से हुए जैसे एक तो इस्लामिक कट्टरता होती है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान में है, इस तरह के ममालिक में है, या ईरान में भी कुछ हद तक थी। तो एक तो वो कट्टरता होती है जिससे लोग परेशान होते हैं, ठीक है। अब ईरान में जब उन्होंने, उनकी कट्टरता क्या हो गई, वो बड़े मतलब
हाई प्रोफाइल उनका रहने का तरीका हो गया। सोने की प्लेटों में वो खाया करते थे, रजा शाह पहलवी। और जो जनता थी वो गरीब से गरीब तर होती चली गई। तो फिर ये हुआ कि जो ये खुमैनी साहब थे वो उस टाइम थे, और ये खामेनाई साहब भी थे, उनसे जूनियर थे। तो उन्होंने जनता के कॉन्फिडेंस को इन्होंने जीत लिया, और जीत लिया तो उनकी हुकूमत, इनकी सरकार आ गई। ठीक है, ये जरूर है। परेशानी परेशानी है। जैसे हिजाब का मसला खड़ा हुआ कुछ साल पहले, उसमें महासा अमीनी को जिस तरीके से वहां की पुलिस ने पकड़ के और उसको जेल के अंदर मार दिया, उसका सर फाड़ दिया, ये बिल्कुल गलत चीज थी। ठीक है, मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं, उसकी सरकार को भी सपोर्ट करता हूं। मैं ये भी सपोर्ट करता हूं कि वो उनकी सरकार बनी रहे और रिजीम चेंज ना हो। क्योंकि ट्रम्प साहब कौन होते हैं रिजीम चेंज कराने वाले, या नेतन्याहू साहब कौन होते हैं, या ये और दूसरे इस तरह के ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं कौन होते हैं, वो जैसे भी वो निपट लेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान जैसा भी है वो इस्लामिक देश है, वहां बहुत ज्यादा है, समझिए कि कट्टरपंथी बहुत है वहां। ठीक है, सऊदी अरब में भी कट्टरपंथी बहुत है और सामने नहीं आती। वहां मेरी एक मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था रिटायर होने से पहले, तो हमारी एक फ्रेंड थी अंग्रेजी डिपार्टमेंट की, वो कहने लगी कि वो सऊदी अरब गई रियाद में, तो उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी थी होठों पे, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लिपस्टिक लगा रखी है कि कानून में नहीं है, आप ऐसे नहीं फिर सकती बेपर्दा। तो बड़ी मुश्किल से छूटे कि हम हिंदुस्तानी है। ये कट्टरता कहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे मुल्क को इसका हक नहीं है कि वहां जाके उसकी सरकार को बदले। मोदी जी चाहते तो वहां बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, कितनी महिलाओं का रेप हुआ वहां, गैर मुस्लिम महिलाओं का, बड़े आराम से मोदी जी जाकर के वहां सत्ता का परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन वो एक समझदार व्यक्ति हैं, एक ग्लोबल लीडर हैं, इन चीजों को समझते हैं। वो बेपेंदी के लोटे नहीं है, वो उल जलूल लाओ वाले किस्म के इंसान नहीं है ट्रम्प साहब की तरह। ट्रम्प साहब को पता नहीं कि उनका एक हाथ सीधा हाथ अगर कुछ कर रहा है तो उल्टा हाथ क्या कर रहा है, ही डज नॉट नो अबाउट इट। तो मैं यही चाहता हूं, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, जीसस क्राइस्ट ने, और जनाब आपके गुरु नानक ने, जिनमें भी आप यकीन रखते हैं, जो भी आपके गॉड हैं, सबने हम लोगों को इसलिए बनाया है, धर्म कुछ भी हो, हम एक दूसरे का सहारा बने। कोई परेशानी हो तो जी। एक दूसरे का हम साथ दें। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। ऑलराइट। मुसलमान को काट रहा है, ये सब, दिस इज वेरी वेरी अपसेटिंग। ठीक है फिरोज जी, पॉइंट टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये नैरेटिव शुरू से कहा जाता रहा कि ईरान अपनी जिद की वजह से जंग की भेंट चढ़ गया। ये कहा जा रहा था कि ईरान ने अगर जिद नहीं की होती, बीच बचाव का रास्ता था, 2-3 मरतबा बातचीत के मौके भी आए, लेकिन वो सबको पता था कि अमेरिका वो बातचीत के लिए नहीं आ रहा था, वो टाइम बाय कर रहा था ताकि वो वॉर की प्रिपरेशन कर सके। रेजिम चेंज होना इज अ गुड ऑप्शन टू यू, या आपको लगता है कि खामनेई डायनेस्टी वहां बनी रहे तब ईरान का भला होगा, या आपके हिसाब से लगता है कि रेजिम चेंज हो जाए तो चीजें बेटर हो जाएंगी? जनरल साहब। बिल्कुल अमित जी, मैं दोनों एंगल्स को लाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। जैसे फिरोज साहब ने कहा था कि अगर वहां पर कोई जंग रुकवा सकता है, कहीं बातचीत कर सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। क्योंकि आज भी मोदी जी ने 5 हेड ऑफ स्टेट से बात की, जैसे फ्रांस, जॉर्डन, कतार, मलेशिया और ओमान। इन देशों से बात की, जिसमें यूरोप भी शामिल है, साउथ ईस्ट एशिया भी शामिल है और मध्य पूर्व भी शामिल है। तो ये एक दिखा रहा है कि हमारी एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से आज पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं, और इस समस्या का किस प्रकार से समाधान निकाला जाए, इसके बारे में बड़े तौर पर भी सोच विचार चल रहा है। भारत अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक तरह से ग्लोबल सोच रख रहा है। एक तो बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जहां रेजिम चेंज वाली बात आप कह रहे थे, कि देखिए इसमें ऐसा है कि अभी तक ये युद्ध का एक मेन कारण ये है कि जिस प्रकार से जो 3H है, हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, इन तीनों ने इजराइल का जो सर्वाइवल वाली बात है, इजराइल का जो अस्तित्व की बात है, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान बना रहता था हमेशा। और हमेशा उनके ऊपर अटैक्स, हमले, रॉकेट अटैक, मिलिट्री अटैक होते रहते थे। ये तो अभी 7 अक्टूबर वाली बात तो जो है, तो उससे पहले भी आए दिन कई बार रॉकेट अटैक होते रहते थे और दोनों में झड़प चलती रहती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका हेड कौन था? इनका हेड था ईरान। ईरान के द्वारा इनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और इनको हथियार, एम्बिशन पहुंचाया जाता था। तो ये बात निश्चित थी कि मान लीजिए अभी इन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, हूथी को कमजोर कर दिया है काफी हद तक, लेकिन अगर ये रजीम यही चलती रही
तो क्या वो दोबारा इनको पैसा दे के दोबारा नहीं खड़ा कर देंगे, दोबारा इनको करेंगे? तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के एंगल से अगर हम सोचें तो उनका सोचने का विचार ये है कि रजीम चेंज होगी, इनके पक्ष की सरकार आएगी, तभी वहां पर इनका सुरक्षा महफूज हो पाएगी, इजराइल का अस्तित्व बना रहेगा। एक तो बात हुई है। दूसरी बात यह है कि वो एंगल आता है कि आप कौन होते हैं रेजिम चेंज करने वाले। बिल्कुल सही बात है, वहाँ की आम जनता को ये मौका मिलना चाहिए कि रेजिम चेंज करें ना करें, क्या उनको अच्छा है क्या बुरा है, वो उनकी जनता के ऊपर मुनस्सर होना चाहिए। लेकिन क्या जब वहाँ पर इस प्रकार का शासन है, जब वहाँ पर एक सुप्रीम लीडर सर्वे सर्वा जो आर्मी पुलिस मीडिया सबको कंट्रोल करते, तो कितना वहाँ पर आम आदमी की बोलने की आज़ादी और कितना उनको कुछ करने की आज़ादी है, इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जिस प्रकार से अभी सैंक्शंस के बाद भी और जिस प्रकार से जंग चल रही है, मेरे हिसाब से अमेरिका जैसे अंशु जी बता रही थी कि पूरे सुप्रीम लीडर्स को एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं, तो एक स्टेज ये आ सकती है जैसे आज हुती ज्यादा लड़ने की क्षमता मिली है या हिजबुल्लाह कुछ सालों तक शांत रहा, उनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था, तो आज ये इजराइल ईरान के भी लीडरशिप को खत्म करके फिर और IRGC की छवि को खत्म करके कि उनके लड़ने की क्षमता को खत्म करके तब ये संभव हो सकता है कि जो लोग सर उठाने की सोच रहे हैं वो फिर सर उठाएं और बातचीत करें और एक सरकार में बदलाव आए। लेकिन ये जो ईरान है, दूसरा पक्ष ये है कि ईरान इतना बड़ा देश है और वहाँ पे सोच इतने सालों से ऐसी बनी हुई है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे इसमें तब तक ये मसला संभलता नहीं आ रहा। तो असल में ये है कि इस समय में जंग चलती रहेगी और मेरे हिसाब से मान लीजिए ईरान की लड़ने की क्षमता, आज मिसाइल्स का जखीरा और ड्रोन का जखीरा खत्म भी हो जाता है, फिर भी अगर रेजिम चेंज नहीं होता है तो 2 साल बाद ये जखीरे फिर बन जाएंगे और न्यूक्लियर पावर फिर बन जाएगी। तो यहाँ पर एक ये सवाल बना रहेगा और ये छोटी मोटी लड़ाई यूक्रेन के जैसे चलती रहेगी। ठीक है अमित जी। हाँ अंशु मैम आपके पास आ रहा हूँ। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है हमारे पड़ोसी का मैम, ये भी बहुत ज़्यादा एस्केलेशन इसमें भी बहुत ज़्यादा हो गया है और तालिबान के बारे में सब जानते हैं, उनकी रेजीम, उनकी सोच, उनका नैरेटिव, वो किसी की फिक्र नहीं करते। और जब वो फुल फ्लेज एक्शन में नहीं थे तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। अब वो फुल फ्लेज एक्शन में आ गए मैम। पाकिस्तान के साथ बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिलता है। अमेरिका का एक बयान आया मैम तुलसी गबार्ड का, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ICBMs बन रहे हैं, जो मिसाइल्स बन रहे हैं, जो रॉकेट्स बन रहे हैं, परमाणु हमले का शक है क्योंकि अमेरिका उनकी जद में आ सकता है। आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो अपने नफे नुकसान के हिसाब से चाल चलता है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इतना उलझा हुआ है और ऐसा ना हो कि इजराइल और भारत और अमेरिका ये मिलके कोई ट्रीटमेंट पाकिस्तान का ना कर दे आने वाले 2-4-5 सालों में? अमित, आपने फिर इतना महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ दिया है और ये बिंदु मैं भी सोच ही रही थी मेजर जनरल सोई की बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि जिस तरह से हम संघर्ष को देख रहे हैं, एलिवेट होते हुए देख रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ अमित ये समझिए कि पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर है ना, वहां पर चीन बैठा हुआ है, वहां ग्वादर है और वहां से लगातार ऐसा मुझे लगता है, मेरे हो सकता है को पैनलिस्ट भाई से सहमत हूं, आप सहमत हो ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉर्डर का इस्तेमाल ईरान कर रहा है इनडायरेक्टली चाइना से जो भी उसे रसद या आर्म्स एंड एम्युनिशन मंगवाने हैं उसके लिए। और यही कारण है कि हम सब क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे ईरान कैसे अभी तक टिका हुआ है इस लड़ाई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉर्डर से लगातार चीन कुछ न कुछ भिजवा रहा है, क्योंकि चीन का भी इंटरेस्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का ही दबदबा कायम रहे। यदि वहां यूएस आकर के बैठ जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो चीन को होने वाला है, क्योंकि रशिया तो फिर अपनी तेल एंड गैस की जो उसकी अपनी एक उसका रूट है या उसका अपना मार्केट है या उसकी अपनी जो पूरी एक इकोनॉमी है उसको लेके अलग से बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का जब आप एंगल लेकर के आते हैं अमित, तो भारत कम से कम अभी बहुत स्टेबल, सेफ और डायनामिक एक स्थिति में है, तो हम किसी के विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद हमने और भी यूएस ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स देखे हैं जिसमें इस तरह की अब चर्चाएं चल पड़ी हैं कि ऐसा ना हो कि जो आग में हाथ डाला है पाकिस्तान ने चाइना का अलाई होते हुए, अमेरिका के साथ भी उसने एक अपना नया रिश्ता शुरू किया पिछले साल और वो ये समझने में नाकाम रहा कि इसी बॉर्डर को कंटेन करने के लिए और ईरान के मद्देनजर पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए असीम मुनीर को लंच पे बुलाया था ट्रंप ने, और अब जो पाकिस्तान
से लगातार सरकार से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के फेवर में है। और ये देखते हुए हो सकता है कि कोई एक चैप्टर खुले। अच्छा, यहां पर मैं अफगानिस्तान के बगराम बेस को भी लाना चाहूंगी पूरी एक सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका वहां जा रहा है जहां जहां पर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन या एसेट उसको दिखाई पड़ रही है। तो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट या ईरान को देखते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये न्यूक्लियर मैटर का मामला बनाते हुए, आतंकवाद का हवाला देते हुए हो सकता है कि आगे पाकिस्तान पर अटैक हो। लेकिन भारत इन सब अटैक्स में किसी भी पार्टी के साथ या किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी ने छेड़ा तो फिर अब छोड़ने वाला देश भी भारत नहीं है। अमित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेहमानों का। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अंशु मैम, थैंक यू सो मच। और फिरोज भाई, जिस तरीके से आप समझाते हैं चीज़ों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। दोबारा उम्मीद है मुलाकात होगी अगली डिबेट पे। फिलहाल रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से